नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या के मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके मन में भारतीयता का भाव नहीं है, उन्हें लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के मुंह इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश के हिंदू इन्हें वोट नहीं देंगे। के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि बांग्लादेश में हालात खराब हैं, वहां मानवता की हत्या हो रही है, लेकिन भारत में एक मजबूत नेतृत्व है। देखिए, विपक्ष पागल हो चुका है। विपक्ष ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। सत्ता के सिंहासन सत्ता के सिंहासन पे कब्जा करने के लिए वो उल जलूल बातें करता है। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बहुत खराब है। वो किसी दल के, किसी राजनीति के खिलाफ नहीं है, वो तो मानवता के खिलाफ, वो इंसानियत के खिलाफ। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो वहां की नई सरकार का गठन हो रहा है उससे अपील की है कि वहां हिंदुओं की हत्याएं बंद हो, हिंदुओं के घरों को जलाना बंद हो, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। और मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे। वो बांग्लादेश है, वो नेता विहीन है। भारत के अंदर शक्तिशाली और सशक्त नेतृत्व है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेता का नेतृत्व है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात पर गहरी चिंता जताई। इस दौरान साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष समाज को बरगलाने का काम कर रहा है। पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक एक भी नेता ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए एक शब्द नहीं कहा। जबकि यही विपक्ष हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए गला फाड़ फाड़ के उसकी वकालत करते हैं। इसका मतलब हुआ पूरा विपक्ष न हिंदू का है न मुसलमान का है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने सीएम योगी से मुलाकात की। लखनऊ में सीएम आवास पर दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं संतोष गंगवार, जो कि लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई है। शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है।
खबर प्रयागराज से है। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने आज निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने निर्माण कार्यों की प्रगति को जाना। प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को महाकुंभ 2025 से पहले दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने यूपीडा के अधिकारियों के साथ गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों और 518 गांवों से होकर गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 36,230 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे को शुरुआत में 6 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे आगे चलकर 8 लेन का किया जाएगा। तय समय में हम इसको शुरू कर लेंगे। हमने बीच में भी समीक्षा बैठक कई बार की है, जहां से शुरू हो रहा है मेरठ से और प्रयागराज जहां उतरेगा, और संतोषजनक कार्य प्रगति पर है। निश्चित रूप से माँ गंगा जो जीवन रेखा के रूप में, जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती है देश के लिए। देश की राजधानी से आध्यात्मिक राजधानी तक, आध्यात्मिक राजधानी प्रयागराज कुंभ, प्रयागराज महाकुंभ तक पहुंचने में जो गंगा एक्सप्रेसवे का रोल होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे जगह जो शहर को जोड़ते हैं वहां पर ज़मीन एक्वायर करके औद्योगिक गलियारे का भी निर्माण करने का हमारा प्लान है। अंबेडकर नगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने वक्फ संशोधन पर कहा कि संशोधन मनमानी को रोकने, पारदर्शिता और महिलाओं को हक दिलाने के लिए जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वक्फ की जमीनों का फर्जी तरीके से बैनामा हो जाता है और लोग कब्जा कर लेते हैं, इसलिए पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ की नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। ये जो वक्फ का नियम है वो कह देते थे कि जमीन हमारी, तो मान लिया जाता था। तो ये मनमानी को रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, महिलाओं को हक दिलाने के लिए कोई आपत्ति अगर करे तो उसमें डीएम के यहाँ वो सुनवाई हो, डीएम जांच करावें और उसको सही और गलत का निर्णय दें। इसके लिए कानून आया है, ना कि जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं कि धर्म के ऊपर ठेस है। अब उस नियमावली में मैं तो खुद इस समय अल्पसंख्यक कल्याण मिनिस्टर हूँ, डेली 25-30 डेली वक्फ के खिलाफ, जमीनों के खिलाफ मुकदमे। बागपत में आरएलडी के विधायक और राज्य मंत्री अनिल कुमार ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएलडी के खाते में एक सीट मीरापुर आई है, लेकिन दूसरी सीट खैर को लेकर भी बातचीत चल रही है, क्योंकि वहां पर आरएलडी का अच्छा वोट बैंक है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद खैर से आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। एक सीट मूल रूप से है मीरापुर पे चंदन जी एमएलए थे, वो एमपी हो गए हैं। उस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है और मान लो वो एनडीए एक स्ट्रेटेजी तय करेगा। अगर कहीं ज़रूरत होगी कि दूसरे सिंबल, हम अपने सिंबल पे कोई और भी सीट भी एनडीए के खाते में जिताकर भेज सकते हैं, तो उस पर विचार होगा। चाहे वो खैर एक ऐसी सीट है जहां राष्ट्रीय लोकदल की एक मजबूत सीट है। खैर पे अच्छा खासा हमारे प्रभाव क्षेत्र वाला वोट है, तो अगर उसमें एनडीए के नेता, शीर्ष नेता तो बैठ के बात होती है चौसाओं के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में, तो खैर पे भी हमारा प्रत्याशी उतर सकता है। गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर उनके साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला मधुबन बापूधाम थाना इलाके का है। आरोप है कि हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने गुर्गों के साथ इन लोगों के साथ मारपीट की, इसका वीडियो बनाया। दरअसल गुलदार स्टेशन के पास कुछ लोग झुग्गी डालकर रह रहे थे। शुक्रवार की देर शाम इन लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद ये लोग अपना सामान लेकर दूसरे स्थान पर चले गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहाँ पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष बताने वाले पिंकी चौधरी ने कल शाम यहां आकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ बर्बरता की, उनके साथ मारपीट की। न सिर्फ मारपीट की, इस दौरान उनकी झुग्गियां तक जला दी। ये जले हुए कपड़े इस बात का सबूत है कि किस कदर हैवानियत का नंगा नाच उसके द्वारा यहाँ खेला गया। वो अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ आया और इस बात का आरोप लगाया कि झुग्गी में जो रहने वाले लोग हैं ये बांग्लादेशी हैं, और जैसा हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है ऐसा ही सलूक उसने यहाँ पर किया और उनके साथ बर्बरता करते हुए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, उन तमाम लोगों को जो भी झुग्गियों में रह रहे थे उनको बुरी तरीके से मारा पीटा। न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उनका सामान भी जला दिया। वो लोग इस कदर डर गए कि वो अपनी झुग्गियां झोपड़ियां यहाँ से लेकर चले गए हैं। ये देख सकते हैं, अब से कुछ घंटे पहले अगर मैं कहूं तो यहाँ पर झुग्गियां हुआ करती थी। ये चूल्हा इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ इसी चूल्हे में बैठकर यहाँ खाना भी कभी बना करता था। लेकिन जिस तरह की बर्बरता पिंकी चौधरी द्वारा की गई और उसके साथी द्वारा की गई, उसके बाद से तमाम झुग्गी वाले जो थे वो चारों झुग्गी वाले यहाँ से चले गए। कुछ झुग्गी वाले मेरे साथ। खबर गाजीपुर से है। गंगा की बाढ़ में एक मकान गिर गया। मकान गंगा किनारे नाले के पास बना था। कटान के चलते मकान धराशायी हो गया। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के टेढ़ी बाजार का है। मकान में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गंगा नदी से संलग्न एक नाला है, उसके किनारे बना हुआ एक मकान प्रकाश चौधरी का है जो अभी गिरा है। सूचना पे पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद आप देख रहे हैं, और जो भी सहायता हो सकती है हम लोग प्रशासन की तरफ से मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। बाराबंकी में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर के मेन रोड से लेकर गलियों तक पानी भरा हुआ है। पैसार नाके से लेकर पलहरी चौराहे तक सड़क के किनारे जगह जगह पानी भरा हुआ है। यही नहीं, शहर के मुंशीगंज से लेकर लैया मंडी जाने वाली गली में जलभराव होने की वजह से लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। अच्छा, जालौन में लगातार हो रही बारिश ने नगरपालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है। आबकारी विभाग कार्यालय पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। ऑफिस के अंदर से लेकर बाहर तक पानी भरा हुआ है, जिसमें आम लोगों और वहां काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी मुश्किल में हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद झांसी में प्राधिकरण का एक्शन जारी है। बेसमेंट में चल रहे होटल को प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया। चित्रा चौराहे पर 2 बिल्डिंग को सील किया गया। झांसी विकास प्राधिकरण की इस तरह की कार्रवाई बीते 7 दिनों से जारी है। प्रतापगढ़ में मेडिकल कोर्स के नाम पर सैकड़ों छात्रों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मेडिकल कोर्स के नाम पर छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। बाद में कॉलेज को रिजॉर्ट में बदल दिया गया और जिन छात्रों ने एडमिशन लिया था उन्हें फर्जी डिग्री थमा दी गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉलेज प्रबंधक आशीष यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे काफी मात्रा में जो अभिलेखीय दस्तावेज हैं वो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इसके फ्रॉड के बारे में प्राप्त हुई हैं, उन सब का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके विभिन्न खातों में 9,60,000 रुपए की धनराशि बैंक खातों में फ्रीज कराई गई है। आगे की कार्रवाई इसमें प्रचलित है। सर, कितने सालों से ये चल रहा था और कितने बच्चे इसको पे? अभी तक की जानकारी के अनुसार संभवतः 8-9 सालों से ये फ्रॉड जो है ये चल रहा था और लगभग 200-250 के आसपास जानकारी मिली है कि बच्चों को के साथ फ्रॉड हुआ है। मेरठ में 2 सिपाहियों ने हनी ट्रैप में फंसाकर घड़ी दुकानदार से हजारों रुपए की वसूली की है। मामला खुलने पर दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। ये मामला मेडिकल थाना इलाके का है। सिपाहियों ने मंदिर के पुजारी को हनी ट्रैप में फंसाया। पुजारी घड़ी ठीक करने का काम भी करते हैं। प्लानिंग के तहत महिला को पहले दुकान पर भेजा गया, फिर पुजारी को महिला की घर पर बुलवाया गया।
घर में घुसकर सिपाहियों ने पुजारी के साथ बदसलूकी की, वीडियो बनाया, अंगूठी, मोबाइल और 10,000 रुपये ले लिए, लेकिन वसूली पूरी नहीं होने पर दोबारा रकम लेने के लिए पहुंच गए। पुजारी के बेटों ने दोनों सिपाहियों को पकड़ लिया और उनसे कबूल कराया कि उन्होंने सुरेश गिरी से घड़ी, अंगूठी और रकम वसूली है। दोनों बेटों ने ये वीडियो बनाने के बाद यूपी 112 को सूचना दी। पुलिस ने दोनों सिपाहियों को मेडकल थाने की हवालात में डाल दिया। पूरे मामले की जांच सीओ सिविल लाइंस को सौंप दी गई है। ये हैं पुजारी जी, मेन पुजारी जो अश्लील काम करते हुए पकड़े गए हैं मौके पे। और ये लड़की है मासूम लड़की से बहला फुसला के ये लाए हैं। इसको बैकअप की नौकरी दिलाऊंगा, ये करूंगा। कल को पुजारी जी मंदिर पे दिखने नहीं चाहिए। पूरा समाज, पूरा का पूरा समाज, पूरा समाज इनके सामने आना चाहिए। मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पकड़ा गया है धंधा करते हुए ये मंदिर का पुजारी। आज के बाद, आज से और अभी से मैं वीडियो अपलोड करने के बाद ये आदमी मंदिर पे दिखना नहीं चाहिए। देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र में 2 सिपाहियों द्वारा एक हनी ट्रैपिंग का मामला सामने आया है, जिसमें वादी द्वारा ये तहरीर दी गई कि 2 सिपाहियों ने उनके साथ हनी ट्रैप किया है और वो एक घड़ी व्यापारी हैं। और इस मामले का संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा इन दोनों ही सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है और सीओ सिविल लाइंस द्वारा इसमें जांच की जा रही है। इसमें 24 घंटे के अंदर इनसे रिपोर्ट मांगी गई है और इसमें रिपोर्ट के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मऊ के गांव की नाबालिग लड़की को राजस्थान ले जाकर 1 लाख रुपए में बेच दिया गया। इसके बाद जबरन उससे शादी रचा ली गई। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की तो पता चला कि लड़की राजस्थान में है। वहां जाकर लड़की को बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीते 31 मई को 14 साल की लड़की अपने घर से गुस्सा होकर चली गई थी। इसी बीच मलिन बस्ती भीटी में 2 महिलाओं से उसकी मुलाकात हुई। कुछ दिन तक महिलाओं ने लड़की को अपने घर में रखा। इसके बाद उसे लेकर राजस्थान के अलवर चली गईं। इसमें से एक महिला लड़की की मां बनकर फर्जी आधार कार्ड भी बनवा चुकी थी और उसने लड़की को बेच दिया। क्योंकि एक नाबालिग लड़की के गुमशुदगी से संबंधित अपराध था, उसमें विवेचक विवेचना कर रहे थे। तो विवेचना के दौरान लड़के की CDR और से हमें लोकेशन अलवर राजस्थान में पता चली और जब श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक की अनुमति के पश्चात जब हमारी पुलिस टीम अलवर राजस्थान गई तो वहाँ पर जो है तो उस नाबालिग लड़की के साथ 2 महिलाएं और 1 पुरुष भी पकड़े गए। हमीरपुर में एक ऐसा स्कूल है जिसे बाहर से ताला बंद कर अंदर छात्रों की पढ़ाई होती है। मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय लोदीपुर निवादा का है। बताया जा रहा है कि 2 इंस्ट्रक्टर विद्यालय का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक ने पुलिस से शिकायत भी की है। तो बड़े मुश्किल से वो हुआ, गाली गलौज करना, बच्चे भगा देना कि नहीं किसी को पढ़ाने देना है, इस तरह का इनका वो चल रहा है। और जब हटी नहीं गेट से तो फिर मैंने डायल 112 को बुलाया। 112 के बुलाने पर भी नहीं माने प्रशासन। फिर उन्होंने कहा आप थाने जाइए, थाने गए। इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है। फिर BSA साहब को दिया 2 बजे के बाद जाकर BSA साहब को लिख के दिया। तो BSA साहब ने क्या आश्वासन दिया? BSA साहब ने कहा कि हम जल्द ही कार्रवाई करते हैं, केवल आश्वासन दिया है, कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं। सोनभद्र में एल्बेंडाजोल की गोली खाने से 22 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मदरसे में बच्चों को दवा खिलाई गई थी। दवा खाने के कुछ घंटे बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। बच्चों को एम्बुलेंस से CHC में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये मामला दारुल उलूम कादरिया नूरिया मदरसे का है। ऐसा है कि आज NDD के तहत जो सरकारी प्रोग्राम चलता है, नेशनल डीवर्मिंग डे, ये मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग होता है। दवाएं सभी बच्चों को, स्कूली बच्चों को और टीचर द्वारा और आंगनबाड़ी द्वारा खिलाई जाती है। तो उसमें जिन बच्चों को पेट में कीड़ा होता है तो इस तरह के रिएक्शन आते हैं। बघाड़ू मदरसे का मामला है,
उसमें लगभग 22 बच्चे थे, जिसमें 3 को उल्टी हुई, बाकी हल्का फुल्का रिएक्शन था। तो सभी बच्चे ठीक है, 3 बच्चे 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में हैं, हमारे यहाँ CHC पे एडमिट हैं, CHC दुद्धि पे। और बाकी और फील्ड से कोई ऐसी खबर नहीं है। कानपुर में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जालसाज पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को शिकार बनाया करते थे। ठगी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल बरामद किए गए। पकड़े गए ठगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हो सकती है। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें मुख्य सरगना किसी को नहीं कह सकते हैं, पूरा गिरोह मिल के काम करता है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 6 लोग फतेहपुर जनपद के हैं और 3 यहाँ सचंडी क्षेत्र के रहने वाले हैं। 3 मुकदमे इनके अभी साड़ में, थाना साड़ में, कल्याणपुर में और पनकी में ये दर्ज हुए हैं। और भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसको भी हम लोग पता कर रहे हैं। ये तो अनगिनत लोगों को शिकार बनाए हैं। अभी तो हम लोगों ने जो पता किया है 3 मुकदमे कायम हुए हैं और भी एप्लीकेशन आए हैं, इसकी छानबीन की जा रही है। बांदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। तेज बारिश से ढहे पुल का प्रशासन ने संज्ञान लिया और डीएम के आदेश पर सीडीओ समेत कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पुल को ठीक करवाने का काम शुरू हुआ। ये पुल 24 गांव को जोड़ता है। जसपुरा में अमारा से बरेटा मार्ग पर केन नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण मार्ग दोनों तरफ से कट गया था। यह बात जैसे ही संज्ञान में आई है तो इस मार्ग पर युद्ध स्तर पर मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इस पर रात दिन कार्य कराते हुए प्रयास किया जा रहा है कि इसको आज शाम तक आम जनता के आवागमन के योग्य बना दिया जाए। इटावा में लेखपाल का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन पर बैठा फरियादी न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन लेखपाल जूता दिखाकर पैसे मांगता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला ताखा तहसील का बताया जा रहा है, जहां तैनात लेखपाल अनूप पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो पर डीएम ने संज्ञान लिया है और लेखपाल को तुरंत ही सस्पेंड कर जांच के आदेश भी दिए हैं। सावन के साथ अब रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सुविधा भी शुरू करने जा रहा है, जो वाराणसी से दिल्ली और वाराणसी से वैष्णो देवी तक जाएगी। रेलवे ने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से 13 से 27 अगस्त तक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो कि चंडीगढ़, कटरा और दिल्ली के लिए होगी। माता वैष्णो देवी दरबार जाने वाले यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में भी वेटिंग का ही टिकट मिल रहा है, इसलिए भक्तों की इस परेशानी को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला किया है। देवरिया के बरडीहा दलपत गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम अब जल्द ही शहीद कैप्टन अंशुमान के नाम पर होगा। सीएम योगी ने शहीद के पिता से किए वादे को पूरा करते हुए नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब बरडीहा दलपत के पीएचसी का नाम शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है। सीएम के निर्देश पर डीएम देवरिया को नाम बदलकर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।